नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी के सामने एक बार फिर से एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सामने हूँ आपके साथ। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, SST विद सुनील। ओके, अपने आज के जो टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा वो भारतीय कला और संस्कृति से संबंधित है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। आजकल जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं उनमें आर्ट एंड कल्चर वाले जो जो एक होता है पार्ट होता है, हिस्ट्री का ही होता है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े बहुत इससे भी रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाएं। तो मैंने एक बताया था आप लोगों को स्तूप के बारे में, और जो आज बताऊंगा वो है मंदिरों के बारे में, कि मंदिरों की वास्तुकला क्या होती है, इनकी शैलियाँ कौन कौन सी हैं, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है। मंदिर सभी जानते हैं एक धार्मिक स्थल होते हैं जहाँ पूजा पाठ होता है, लोग मन्नतें, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, मंदिर वास्तुकला। प्रारंभिक दौर के दो, देखिए जो प्रारंभिक दौर के मंदिर हुए हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो स्थल हैं उनकी जो खुदाइयाँ हुई हैं वहाँ से मंदिरों के कोई अवशेष मिले तो नहीं हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये हमको कब से देखने को मिलने लगते हैं, मौर्य काल से। लेकिन उसके भी प्रमाण वो नहीं उतने अच्छे मिल पाए हैं, लेकिन वास्तविक रूप से सबसे अच्छी मतलब कंडीशन में जिनको मंदिर कहते हैं ये हमको गुप्त काल से देखने को मिलने लगते हैं। उस समय के मंदिरों की छतें जो हैं सपाट हुआ करती थी और चारों ओर मतलब एक चबूतरे पर बनता था और चारों ओर जो है सीढ़ियाँ बना करती थी। ठीक है, तो वो एक शुरुआती दौर था। तो उस समय के कुछ मंदिरों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर, जो कि ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि उसको मैं लिख देता हूँ आप लोग के सामने। तो तिगवा का विष्णु मंदिर जो है ये जबलपुर में है। इसका आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर मंदिरों के बारे में। फिर है भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर ये सतना में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद है नचना कुठार, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ठीक है, जो कि पन्ना में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मंदिर है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर में। यह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये पड़ता है ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद एक मंदिर पड़ता है भीतर गांव का मंदिर, जो कि कानपुर, उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आप इसमें देख रहे हो जो इसके अधिकांश मंदिर हैं वो मध्य प्रदेश में ही हैं, जैसे कि तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये आपका मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उसके बाद मंदिर निर्माण की बहुत सारी शैलियाँ रही हैं, जिसको मैंने मैप के माध्यम से आपके सामने बना रखा है, इसको आपको मैं अभी बताता हूँ। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ रही हैं। एक थी नागर शैली, जो कि उत्तर भारत में थी, बेसर शैली जो कि मध्य भारत में थी, और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में थी। ओके, उसको मैंने मैप से बता रखा है कि आप जो नंबर 1 दिख रहा है आपको, ये इंडिकेट कर रहा है नागर शैली की ओर, जो कि हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वतमाला, जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं वहां तक ये नागर शैली का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद विंध्याचल से लेकर के कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी जो कि आंध्र प्रदेश में बहती है, ये विंध्याचल से लेकर के कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र है ये बेसर शैली का क्षेत्र है। यहाँ पर आपको बेसर शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका आता है सबसे लास्ट में कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। ओके, तो ये आपके लिए फैक्ट था। हिमालय से लेकर के विंध्याचल, विंध्याचल से लेकर के कृष्णा नदी, कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक, जो कि नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण रहा है। जो बेसर शैली रही है ये नागर और द्रविड़ शैली का एक मिश्रण माना जाता है। अब हम बात करेंगे हर शैली के ऊपर, क्या इनकी क्या विशेषताएं हैं। नागर शैली पहली है, यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है। संरचनात्मक मंदिर माने जिसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाए विद प्लान, और उसकी जो आकृति है, उसकी जो सजावट है,
उन सारी चीजों का विशेष ध्यान मतलब कि विशेष ध्यान रखा जाता है सुंदरता को लेकर के, ताकि मंदिर और भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। और कुछ मंदिर हैं कि सीधे सीधे चट्टानों को काट करके बनाए गए थे, जैसे महाबलीपुरम के रथ मंदिर, ठीक है। तो बात करते हैं जो हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी नागर शैली, जो कि 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जो राजा हुए थे उत्तर भारत में, उनके संरक्षण में इसका पर्याप्त विकास हुआ। अब इन मंदिरों की विशेषता क्या है? समतल छत। इनकी जो छतें होती थी इन मंदिरों की समतल होती थी, फ्लैट होती थी। समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता, इसमें जो है शिखर ऐसे करके उठता था, ठीक है, ऐसे शिखर होता था, तो ये शिखर कहलाया। शिखर की प्रधानता इसमें देखने को मिलती है। नागर शैली की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय, आधार से शिखर तक, बेसिक से लेकर के सबसे ऊपर तक ये चतुष्कोणीय देखने को मिलते हैं ना, चतुष्कोणीय, ऐसे ये ऐसे, और उसी शेप में ये आगे भी ये चला जाता है, तो ये चतुष्कोणीय रूप में जाता है बेस से लेकर के टॉप तक। तो फिर ये हो गया। और इन मंदिरों को 8 भागों में बांटा गया है ऊंचाई में, कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। जैसे पहला है मूल, मूल माने आधार, उसका जो बुनियाद होता है, बेस। उसके बाद गर्भगृह, जहां पर मूर्ति रखी जाती है, और जिसको मसरक भी कहते हैं, ये नींव और दीवार के बीच का एक भाग होता है। उसके बाद जो तीसरा भाग वो होता है जंघा, जंघा माने दीवारें। उसके बाद है कपोत, ठीक है, जिसको हम कार्निस भी कहते हैं। कपोत माने कार्निस। जैसे आप ये फिगर देख रहे हो, इसमें देखिएगा, जब ऐसे ये दीवार बनाई गई है, ओके, ये दीवार बनाई गई है, और इस दीवार से जो ये छत निकालेंगे हल्की सी ऐसे डिजाइन, तो थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लगता है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये शेप जो निकल करके आ रहा है, इसी को कहा जाता है क्या? कार्निस, ओके, इसको कार्निस कहते हैं। तो उसके बाद ये हो गया शिखर होता था, मंदिरों का ऊपर वाला भाग शिखर हो गया, ठीक। गर्दन, आगे चल करके जो ये पतला भाग होता था इसको गल कहते थे। आमलक होता है जो मंदिर का जो शिखर होता है टॉप मोस्ट, जहां पर फ्लैग लगाया जाता था, तो और ये आमलक इस भाग में होता था, ये राउंड शेप में होता था, और कभी कभी इसमें कमल की आकृति भी बनाई जाती थी, तो उसको आमलक कहते हैं। और उसी के पद वो जो है पीतल का, वो मतलब कि धातु का एक कलश स्थापित होता था। कहीं कहीं त्रिशूल भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया शिखर, ये हो गया गलगर्दन, ये आमलक, और कुंभ हो गया शूल सहित कलश, जो कि सबसे ऊपर स्थापित होता था, ठीक है। फिर है इस शैली के मंदिरों को ओडिशा में क्या कहते हैं? कलिंग के नाम से जाना था, कलिंग के नाम से जानते हैं। गुजरात में इस शैली के मंदिर को लाट कहते हैं, और हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय कहा जाता है, पर्वतीय कहा जाता है, ठीक है। तो ये था नागर शैली के मंदिरों की विशेषता है। विशेष तौर पे इसमें आपको जानना है, ये चतुष्कोणीय होते थे, ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। उसके बाद आता है आपका बेसर शैली। बेसर शैली में क्या है जानते हैं? बेसर शैली है, ये प्रचलित थी विंध्याचल से कृष्णा नदी तक ये प्रचलित थी। इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं, चालुक्य शासकों के द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया। और आकार जो होता है इसका, आधार से शिखर तक गोलाकार होता था, ठीक है, गोलाकार होता था। गोलाकार बोले तो इस शेप में होता था, गोलाकार रूप में होता था, ठीक है। और आगे बढ़ता था, यहाँ पर आमलक बनता था, और इसी पर कलश स्थापित होता था। ये ऐसे मंदिर, ये गोलाकार होता था, ठीक है, ये गोलाकार होता था या अर्ध गोलाकार भी होता था। 8वीं से 13वीं शताब्दी तक इसका निर्माण और विकास हुआ। नागर शैली और द्रविड़ शैली का ये एक मिश्रण है, क्या? बेसर शैली, ओके। तो ये आपने जाना। अब उसके बाद कहते हैं कि विशाल मंदिरों का दौर, यानी कि द्रविड़ शैली में कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक इन मंदिरों का विस्तार देखने को मिलता है। इनकी शुरुआत हुई थी 8वीं शताब्दी से
और दीर्घ जीवता जो उसकी मानी जाती है 18वीं शताब्दी तक इसका विकास होता चला गया। अब इनकी पहचान विशेषता क्या है? इसमें प्राकार होता था, यानी कि चार दीवारी होती थी। गोपुरम सब देखिए, द्रविड़ शैली का सबसे मुख्य अंग है गोपुरम, जिसको प्रवेश द्वार कहते हैं। बड़े विशालकाय बनते थे। तो गोपुरम ना तो नागर में देखने को मिलेगा, ना तो बेसर में, ये द्रविड़ में देखने को मिलेगा। प्रवेश द्वार होता था और वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह इसमें होता था, और जो इसका शिखर होता था वो पिरामिड नुमा होता था। कभी भी पिरामिड आप देखिए तो सेम वैसा ही इसका शिखर देखने को मिलता है। इसके बाद इसमें मंडप होता था, जहां पर बैठक होता था, कुछ संस्कार वगैरह होते थे। उसके बाद विशाल प्रांगण होता था और ये बहुमंजिला होते थे। उसके बाद आपको जानना ये जरूरी है कि इस शैली को जन्म किसने दिया। सबसे पहले तो वो है पल्लवों ने इस शैली को जन्म दिया, और चोल काल में द्रविड़ शैली की चरम सीमा देखने को मिलती है, क्योंकि राज राजेश्वर ने, जो राज राजा था चोल शासक, उसने राज राजेश्वर मंदिर बनवाया था, जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, भगवान शिव को समर्पित है। वो आज भी एक जीवित उदाहरण, मतलब कि एक जीवंत उदाहरण देखने को मिलता है। 1000 सालों से, 1000 वर्षों से वो आज भी एकदम भव्य रूप में हमें देखने को मिलता है। तो चोल काल में चरम देखने को मिलता है इस द्रविड़ शैली का। और विजयनगर के बाद, विजयनगर जो कि वंश है, साम्राज्य था, उसके अंत के बाद इसका पतन देखने को मिलता है इस कला का। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर इस शैली का एक जीवंत उदाहरण है। इसके बाद जानने वाली चीज ये है कि द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही नायक शैली का विकास हुआ, जिसका एक एग्जाम्पल है मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। ठीक है, तो ये था आज मंदिर की वास्तुकला, मंदिर निर्माण की शैलियां कौन कौन सी हैं, ये कहां कहां पर डेवलप हुई, कहां कहां पर इनका बहुत विकास हुआ, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नागर शैली कहां से कहां तक थी, बेसर शैली कहां से कहां तक विस्तृत थी, और द्रविड़ शैली कहां से कहां तक। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये मंदिर का वास्तुकला हुआ और इसकी निर्माण शैलियाँ। और वीडियो कैसा लगा, और अच्छा ही लगा होगा, और इसको नोट डाउन जरूर करें। पूरे फैक्ट मैंने इसमें बता दिए हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।